बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक की। एसआईआर पर तेजस्वी की चिट्ठी की। देखेंगे मेक इन इंडिया पर राहुल गांधी के बड़े दावे को। बिहार में क्यों एडीजी को मांगनी पड़ी माफी। जानेंगे इंडिया गठबंधन छोड़ते ही कैसे बढ़ गई आम आदमी पार्टी की मुश्किल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भारत पाक सीजफायर को लेकर ट्रंप के नए दावे को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी का हेमंत सरकार पर आरोप। कहा, असम में बांग्ला भाषियों को धमका रही है सरकार। बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताकर परेशान करने का लगाया आरोप। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। एयर इंडिया हादसे की रिपोर्ट पर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने शुरू की कानूनी कार्रवाई। साथ ही आधिकारिक माफी की भी की है मांग। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था दावा कि पायलट की गलती से बंद हुआ था फ्यूल इंजन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की हो सकती है गिरफ्तारी। राष्ट्रपति ट्रंप का तख्ता पलट करने की साजिश के आरोप। अमेरिकी खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड ने की जांच की मांग। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार मॉनसून सत्र को लेकर पहले से ही मुसीबत में दिखाई दे रही है। विपक्ष पूरी तैयारी में है क्योंकि कई मुद्दे इस समय विपक्ष के हाथ में हैं। इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर बैठक की जिसमें संसद में उठाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष इन मुद्दों पर पीएम मोदी से जवाब चाहता है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या विपक्ष को उनके सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि संसद सत्र शुरू होने के साथ ही ये खबर भी आ गई है कि पीएम मोदी विदेश दौरे पर जा रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद सत्र से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। इस बार बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इंडिया गठबंधन में शामिल लगभग सभी प्रमुख पार्टियां इसमें शामिल हुई। पहले मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी कि टीएमसी इस बैठक में शामिल नहीं होगी, लेकिन ये खबरें पूरी तरह से झूठी निकली। बैठक में कांग्रेस, आरजेडी, सपा, डीएमके सहित गठबंधन के सभी दल शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक में संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि पहलगाम की घटना पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर को लेकर किए जा रहे दावों का मामला भी संसद में विपक्ष पूरी ताकत से उठाएगा। इसके अलावा बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन की तरफ से इसे वोट बंदी बताया गया है। वोटिंग लिस्ट की धांधली का मामला भी लगातार सवालों में है। ऐसे में इस बार इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है। विपक्ष की तरफ से सरकार से मांग की जाएगी कि इन मुद्दों पर सदन में चर्चा कराई जाए और पीएम मोदी चर्चा का जवाब दे। वहीं पीएम मोदी के मणिपुर नहीं जाने का मुद्दा भी उठेगा और साथ ही देश में बढ़ते धार्मिक विभाजन के सवाल पर भी सरकार की घेराबंदी की तैयारी की गई है। विपक्ष के तीखे तेवरों के चलते मोदी सरकार बैकफुट पर दिख रही है। एक दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। और अब सत्र से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन जिस तरह से इस बार संसद से पहले तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती हुई दिख रही है, उससे साफ है कि इस बार का मॉनसून सत्र भी मोदी सरकार के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी साबित होगा। विपक्ष ने संसद में मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, तो विवाद बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण को लेकर भी छिड़ा हुआ है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को तब तक उठाएगा जब तक चुनाव आयोग इस फैसले को वापस नहीं ले लेता। विपक्षी दल इस पूरी प्रक्रिया को ही धांधली बता रही हैं और अब इसे लेकर बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी है और उनसे बड़ी अपील की है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर छिड़ी बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और अब इस मामले में विपक्ष एकजुट रूप से मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसे लेकर मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर के खिलाफ सभी विपक्षी नेताओं से एकजुट होने की अपील की है। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सीएम ममता बनर्जी का नाम शामिल है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मैं ये पत्र बहुत ही चिंता और इस मुद्दे की तात्कालिकता को देखते हुए लिख रहा हूँ। बिहार में त्रासदी की तरह चल रही एसआईआर प्रक्रिया लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर लोकतंत्र की हर नींव पर प्रहार कर रही है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कैसे चुनाव आयोग देश की चुनावी प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को तोड़ने पर तुला हुआ है। देश के प्रशासन में भागीदारी का अधिकार हर नागरिक के लिए गर्व की बात है, लेकिन अब लाखों मतदाताओं को बेवजह उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
उन्होंने इस चिट्ठी में चुनाव आयोग के 16 जुलाई के प्रेस नोट का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने पहले ही कह दिया है कि 4.5% वोटर अपने घर में नहीं मिले, इसलिए वो इस सूची से बाहर हो गए हैं। इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है और इससे भी बुरा तो ये कि ये हर उस शख्स को टारगेट कर रहे हैं जो इनसे निष्पक्षता और जवाबदेही की मांग करता है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार और आयोग की तरफ से विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जो हुआ वो हमें आज भी याद है। अब ये बिहार में भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो हर राज्य में ये यही करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसके खिलाफ आवाज उठाना। तेजस्वी ने विपक्षी नेताओं को एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही है, जिसके बाद से ये तय माना जा रहा है कि अभी ये विवाद और बढ़ेगा और मोदी सरकार समेत चुनाव आयोग भी बुरी तरह से घेरने वाले हैं। मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है तो बीजेपी का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इन तमाम योजनाओं और दावों की असलियत क्या है, इसका खुलासा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया है। एक पोस्ट के जरिए राहुल ने मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना और आत्मनिर्भर भारत के दावे की पोल खोल दी है, जिससे मोदी सरकार की योजना सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का खूब ढिंढोरा पीटा, लेकिन इस योजना की असलियत अब सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस योजना का पर्दाफाश कर दिया है। राहुल ने बताया कि भारत में आईफोन से लेकर टेलीविजन तक के 80% पार्ट्स चाइना से आते हैं। राहुल के इस दावे ने देश में मैन्युफैक्चरिंग की हालत और आत्मनिर्भर भारत के दावों पर एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर भारत सिर्फ पार्ट्स को असेंबल कर रहा है, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। राहुल गांधी ने लिखा, क्या आप जानते हैं कि भारत में बने ज्यादातर टीवीज का 80% हिस्सा चीन से आता है? मेक इन इंडिया के नाम पर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। आईफोन से लेकर टीवी तक पुर्जे विदेश से आते हैं, हम बस जोड़ते हैं। छोटे उद्यमी निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन न नीति है न सपोर्ट। उल्टा भारी टैक्स और चुने हुए कॉर्पोरेट्स का एकाधिकार, जिसने देश के उद्योगों को जकड़ रखा है। जब तक भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बनता, रोजगार, विकास और मेक इन इंडिया की बातें सिर्फ भाषण रहेंगी। पोस्ट के आखिर में राहुल ने जमीनी बदलाव की बात करते हुए कहा कि भारत को असेंबली लाइन से निकलकर असली मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना होगा ताकि वो चीन को बराबर की टक्कर दे सके। राहुल गांधी का ये बयान सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं और दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। मोदी सरकार की योजना सवालों के घेरे में है तो सवाल बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए पर भी उठ रहे हैं। इस बीच बढ़ते अपराध पर एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक कई नेताओं ने उनके बयान की कड़ी निंदा की, जिसके बाद उन्हें माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। चुनावी मौसम में प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार लगातार घिरती जा रही है। इस बीच एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान पर विवाद छिड़ गया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि आखिरकार एडीजी को माफी मांगनी पड़ी। एडीजी कृष्णन ने कहा कि मेरे बयान के कुछ अंश तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। मैंने जो बयान दिया उसका मतलब ये नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी भी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है। अगर मेरे बयान से किसानों को ठेस पहुंची है तो मुझे इसका खेद है। मेरा इरादा किसान विरोधी बात कहने का नहीं था। बिहार की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मेरे पूर्वज भी किसान थे। मैं खुद भी खेती से जुड़ा हूं और किसानों का सम्मान करता हूं। दरअसल बीते कुछ दिनों से बिहार में लगातार लोगों की जान लेने की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर एडीजी कृष्णन ने विवादित बयान देते हुए इन घटनाओं के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहरा दिया था। उन्होंने कहा था कि अप्रैल, मई और जून में राज्य में ज्यादा ऐसी घटनाएं होती रही हैं। पिछले कई सालों से ये ट्रेंड रहा है। जब तक बरसात नहीं होती है तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। इस टाइम खेती नहीं होती है, किसानों के पास काम नहीं होता है, ऐसे में वारदात हो जाती है। जब बरसात शुरू होती है तो किसान अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे में ये घटनाएं कम हो जाती हैं। उनके इस बयान का विपक्ष ने तो विरोध किया ही। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे पदाधिकारियों को छुट्टी पर चले जाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी साफ कहा कि ऐसे बयान देकर वो जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। विवाद बढ़ता देख अब उन्होंने माफी मांग ली है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इन अपराधों पर लगाम लगेंगे? अपने ही बयान पर एडीजी को माफी मांगनी पड़ी तो मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए भी खड़ी हो गई हैं। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, जिससे पार्टी का बिखराव खुलकर सामने आ गया है। बिखराव की खबरों ने पार्टी की टेंशन को और बढ़ा दिया है। तो किस मंत्री ने छोड़ा पंजाब कैबिनेट और क्यों इसे माना जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते ही पार्टी में बिखराव की खबरें आने लगी हैं। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री और खरड़ से विधायक अनमोल गगन मान ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, जिससे पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। गौर करने वाली बात यह है कि मान ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि राजनीति से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया। अनमोल ने पंजाबी में एक्स पर लिखा कि मेरा दिल भारी है, लेकिन मैंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। विधायक पद से मेरा इस्तीफा स्पीकर स्वीकार करें। मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ है। दरअसल मशहूर पंजाबी सिंगर अनमोल गगन मान ने 2022 में विधानसभा चुनाव में खरड़ सीट से जीत हासिल की थी। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पहली बार में ही उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि इस इस्तीफे ने आप के लिए पंजाब में चुनौतियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब ही इकलौता राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बची है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब में आप की स्थिति पहले से कमजोर हुई है। अधूरे वादों, बढ़ते भ्रष्टाचार और ड्रग्स समस्या ने सीएम भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ाई हैं। लगातार इस्तीफों और अंदरूनी कलह की खबरों से भी पार्टी की एकता पर सवाल खड़े हुए हैं। भले ही पार्टी बाहरी तौर पर दावा करती हो कि अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल्ली में मिली हार और अब विधायक के इस्तीफे से तो तस्वीर कुछ और ही पेश हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस बिखराव को समेटने के लिए क्या करती है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो मुश्किल में चुनाव आयोग और बीजेपी भी दिख रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में तमाम सियासी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिहार में चल रहे वोटर्स वेरिफिकेशन पर बड़ी बात कही है। उन्होंने ठाकरे ब्रांड को लेकर भी बड़ा दावा किया है, साथ ही बीजेपी पर करारा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद में अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बिहार में चल रहे वोटर्स वेरिफिकेशन पर बड़ा बयान दिया है। बिहार में मतदाता पहचान की प्रक्रिया को लेकर ठाकरे ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि बिहार में पहचान के नाम पर हिंदुओं को भी एनआरसी जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं माना जाएगा तो क्या वो फर्जी है? यदि नहीं तो उस पर हुए खर्च और डेटा संग्रह की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया एनआरसी जैसी लगती है और अब ये हिंदुओं पर भी लागू हो रही है। ईवीएम को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच उद्धव ठाकरे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर की वापसी जरूरी है। इससे जनता का विश्वास चुनाव प्रक्रिया पर बना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ठाकरे नाम को सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मराठी समाज और हिंदू अस्मिता की पहचान बताया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहचान पत्र को मिटाने के लिए नकली ब्रांड गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग खुद को भगवान मानने लगे हैं, दूसरों के अस्तित्व से उन्हें जलन है। वहीं देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशों की तरफ संकेत देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश वन पार्टी नो इलेक्शन की दिशा में बढ़ रहा है। उद्धव ने वन नेशन वन इलेक्शन की नीति पर कहा कि ये देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत पाक सीजफायर को लेकर ट्रंप के नए दावे की। भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर बयानबाजी अब तक थमती नजर नहीं आ रही। संसद के मानसून सत्र में भी विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और बयान ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक तो ट्रंप सीजफायर को लेकर ही दावे कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक 23 बार भारत पाकिस्तान में सीजफायर कराने का दावा कर चुके हैं और अब 24वीं बार उन्होंने अपना ये दावा दोहराया है। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। हमने इसे ट्रेड के जरिए सुलझाया। हमने कहा, अगर तुम लोग हथियारों का इस्तेमाल करते रहोगे तो हम कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ये बात तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि उन्होंने व्यापार के जरिए 2 परमाणु देशों में जंग रुकवाई, लेकिन इस बार उन्होंने इसके आगे जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। ट्रंप ने कहा, You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And ट्रंप यहाँ कह रहे थे कि हमने कई युद्ध रोके और ये कोई मामूली युद्ध नहीं थे।
भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत गंभीर हो चुके थे। विमान मार गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि करीब 4 या 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए थे। ये दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश है और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ट्रंप के इस बयान ने भारत की सियासत में खलबली मचा दी है। ट्रंप के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि ट्रंप लगातार ये बात दोहरा रहे हैं और नरेंद्र मोदी खामोश हैं। नरेंद्र मोदी ने व्यापार के लिए देश के सम्मान से समझौता क्यों किया? विपक्ष मोदी सरकार से लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस सैन्य टकराव में भारत को कितना नुकसान हुआ, जिस पर मोदी सरकार खामोश है। वो विपक्ष के इन सवालों से लगातार बचती आ रही है। हालांकि सीडीएस जनरल अनिल चौहान का जरूर बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये माना कि भारत के फाइटर जेट्स गिरे थे, जिसके बाद बीजेपी के ही पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए थे। लेकिन सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे रही और अब ट्रंप का ये बयान संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले आया है। ऐसे में जाहिर है कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद में भी उठाएगा। तो साफ है कि मोदी सरकार अब बुरी तरह आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।